साल 1991 राजस्थान का सबसे मशहूर इलाका अजमेर, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही एक मुक़द्दस जगह मानी जाती है। वहाँ ही अजमेर में वाक़े जयपुर रोड पर सोफिया सेकेंडरी स्कूल भी था। इसी स्कूल की 8th क्लास की एक स्टूडेंट को फारूक चिश्ती नामी एक शख्स से प्यार हो जाता है। फारूक चिश्ती इस लड़की से उम्र में काफ़ी बड़ा था, मगर ये यकीनी तौर पर अंधे प्यार की ही एक शक्ल थी। फारूक दी अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। दोनों एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली मिलते रहे और फिर एक रोज़ फारूक ने उस लड़की को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर बेआबरू कर डाला। इस दौरान फारूक ने चुपके से इस लड़की के कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए। इन फोटोग्राफ्स में वो लड़की बिल्कुल बरहना थी। फारूक ने इस लड़की को इसके फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स दिखाए और इसके सामने एक पेशकश रखी कि अगर वो चाहती है कि फारूक उसके फोटोग्राफ्स के नेगेटिव जला दे तो फिर उसे बदले में एक और लड़की लाकर फारूक की हवस का निशाना बनानी होगी, वरना वो तमाम फोटोज को डेवलप करवा के पूरे अजमेर में बांट देगा। लड़की मरती क्या न करती। उसने पहली पेशकश को कबूल किया और फिर कुछ ही दिनों में एक और लड़की को घेर कर फारूक के फार्म हाउस पर ले आई। इस बार वहां पर फारूक अकेला नहीं था, 2 और लोग भी थे, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। नफीस चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था, जबकि अनवर चिश्ती अजमेर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। ये तीनों ही बाअसर अशखास थे। इन तीनों ने मिलकर उन दोनों lड़कियों को न सिर्फ बेआबरू किया बल्कि दूसरी के भी फोटोग्राफ्स बना लिए और फिर उसके सामने भी वही पेशकश रखी कि अगर वो चाहती है ये भयानक सच यहाँ ही दफन हो जाए तो उसे एक और स्टूडेंट को लाना होगा। और फिर एक एक करके सूफिया सेकेंडरी स्कूल की 250 से ज़्यादा लड़कियाँ इस गैंग की हवस का निशाना बनी, लेकिन इनमें से किसी एक ने भी इस सच को अपनी फैमिली या पुलिस के साथ शेयर करने की हिम्मत नहीं की। और दूसरी तरफ फारूक चिश्ती के गैंग में एक एक करके पूरे 18 अफराद शामिल हो चुके थे। इनमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े सियासी लोग भी थे। फिर इनमें से कुछ लड़कियों ने हिम्मत करके अपने घर वालों से बात की, कुछ ने तो अपनी इज्जत बचाने के डर से अपनी लड़कियों को सोफिया सेकेंडरी स्कूल से हटाकर किसी और स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन कई एक ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की ठानी और अजमेर पुलिस स्टेशन का रुख किया। मगर फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती के ख़ानदानी रौब दबदबे की वजह से इन्हें अपने केस वापस लेने पड़े। इस पेशरफ्त के बावजूद फारूक चिश्ती गैंग के कान पर जूं तक न रेंगी और ब्लैकमेलिंग और रेप का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुस्तान का कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बना है, जबकि ये कानून पैसे वालों के लिए एक रंडी से बढ़कर कुछ नहीं। जब चाहो पैसा फेंको और तमाशा देखो। और फिर एक रोज़ फारूक चिश्ती गैंग के एक आदमी ने इनमें से एक लड़की की फोटोग्राफ को प्रिंट करवाने का प्लान किया और यहाँ से हुआ अंत की शुरुआत। जब ये प्रिंट्स फोटो डेवलप करने वाले ने देखे तो उसके अंदर का भी शैतान सर उठाने लगा। उसने हर एक तस्वीर के 2-2 प्रिंट किए। एक उस आदमी ने अपने पास रख लिया और दूसरा प्रिंट करवाने वाले को। फिर वो अपने कुछ दोस्तों को दिखाने लगा। फिर जो भी इन तस्वीरों को देखता तो आगे 2 और दोस्तों को ले आता और इस तरह इन तस्वीरों की चर्चा पूरे अजमेर में होने लगी। तभी ये बात नवज्योति न्यूज़पेपर के न्यूज़ रिपोर्टर मदन सिंह तक पहुंची। मदन ने अपने तौर पर इस केस पर काम किया और फिर उसने इस पूरे स्कैंडल को फारूक चिश्ती की तस्वीर के साथ अखबार में छाप दिया। इस स्कैंडल में फारूक और नफीस के अलावा बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल थे, जिनमें से कई एक भारत सरकार का हिस्सा थे। उन लोगों ने मदन सिंह के साथ डील करने की कोशिश की, मगर वो नहीं माना। और फिर एक रोज़ मदन सिंह जब अपने प्रेस को बंद करके स्कूटर पर घर जा रहा था, तभी एक हाई रूफ उसका पीछा करने लगी और फिर एक सुनसान जगह पर मौका पाकर हाई रूफ ने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और मदन सिंह के बराबर हुई। ड्राइवर के साथ बैठे शख्स ने अपना हाथ बाहर निकाला जिसमें बंदूक था और मदन सिंह पर फायर करने लगा। ये था अजमेर का एक पॉलिटिशियन जिसका नाम था सवाई सिंह। मदन बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और जैसे तैसे करके अस्पताल जा पहुंचा। लेकिन फिर कुछ ही देर में वहां 3 नामालूम अफराद आए और मदन सिंह को हमेशा की नींद सुला गए। लेकिन मरने से पहले मदन सिंह ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया था, मगर वो बयान पुलिस स्टेशन की किसी फाइल में सड़ने के लिए रख दिया गया। मदन सिंह की मौत का फारूक चिश्ती को खासा फ़ायदा न हो सका, क्योंकि धीरे धीरे अब ये खबर एक न्यूज़ चैनल के ज़रिए पूरे सैटेलाइट पर दिखाई जा रही थी। अब इस खबर के बहुत ज़्यादा फैल जाने के बाद पुलिस ने इस स्कैंडल पर चार्ज करना शुरू किया और एक एक करके तमाम राजों से पर्दे उठने लगे।
और फिर साल 1992 सितंबर के महीने में अदालत में 18 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाने लगी। लेकिन इनमें से सिर्फ 8 सस्पेक्ट्स पर बाकायदा मुकदमा चला और उन्हें भी सजाए मौत नहीं हुई बल्कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन फिर इनमें से भी 4 को राजस्थान अदालत ने 2001 में बरी कर दिया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन 8 लोगों में फारूक चिश्ती का नाम नहीं था, जो कि इस सारे केस का मास्टरमाइंड और मेन मुजरिम था, क्योंकि फारूक के वकील ने चंद रुपयों की खातिर अदालत में यह साबित कर दिया था कि फारूक का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस स्कैंडल में मुतासिर हुई लड़कियों के हक में एहतजाज करने के लिए मुल्क भर में कैंडल वॉक भी की गई, जिसकी वजह से अजमेर में पूरे 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। इस केस के डिलेड एक्शन में राजस्थान की रिश्वतखोर पुलिस का सबसे बड़ा हाथ था। जब हालात बहुत बिगड़े तो राजस्थान के वजीर आला बहरोज सिंह शेखावत ने इस केस पर एक्शन लेने का हुक्म जारी किया। लेकिन फिर पुलिस ने मुजरिमों की भरपूर पुश्तपनाही की और कानूनी सबूत भी मिटा दिए गए, जिसकी वजह से केस कोर्ट में खिंचता चला गया। आखिरकार इस केस के 15 सालों बाद अजमेर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को मुजरिम करार दे दिया और उसे जेल हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता मुतासिरा खानदानों के जख्म बढ़ने लगे थे और ये केस भी बंद हो चुका था, मगर फिर रिश्वत के पैसे ने काम कर दिखाया और भारतीय कानून एक बार फिर से बिक गया। 2013 में हाई कोर्ट ने यह कहकर फारूक चिश्ती को रिहा कर दिया कि वो अपने जुर्मों के लिए काफ़ी सज़ा काट चुका है, यानी इस सारे सानहे का मुजरिम एक बेरहम दरिंदा खुली फ़ज़ा में अय्याशी से घूमने के लिए छोड़ दिया गया था। फारूक की रिहाई के बाद कई साल बीत गए। इतने साल गुजर जाने के बाद भी अजमेर की हर लड़की को शक की निगाह से ही देखा जाता है। और फिर एक रोज़ 2 लोग अजमेर पुलिस स्टेशन में आए और कुर्सियों पर बैठे फॉर सेल कानून को चंद रुपयों के एवज ख़रीदा और अजमेर सेक्स स्कैंडल के सबसे पहले अखबारी रिपोर्टर मदन सिंह की फाइल को हासिल किया। ये थे सूर्या प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह, जो कि मदन सिंह के ही बेटे थे। अब ये दोनों हट्टे कट्टे जवान हो चुके थे। उन्होंने अपने बाप के बयान को जहन नशीन किया और फिर सवाई सिंह की रैकी करने लगे। और फिर एक रोज़ 7 जनवरी 2023 को जब सवाई सिंह एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रहा था तो मदन सिंह के बेटों ने सवाई सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने कुछ ही दिनों में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इनकी तस्वीर बनानी चाही तो दोनों ने भरपूर बाछें खिलाते हुए फ़ोटो उतरवाई और कहा कि हमने अपना बदला पूरा किया। यकीनन जब कानून अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है तो फिर ऐसे ही हादसात जन्म लेते हैं। फारूक चिश्ती की आज़ादी भी भारतीय कानून की बेईमानी का मुंह बोलता सबूत है और हो सकता है ये भी किसी शरीफ इंसान को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दे, क्योंकि फारूक चिश्ती आज भी पूरे वसूख के साथ अजमेर की गलियों में दंदनाता फिर रहा है। फारूक का वजूद मुतासिरा लड़कियों और उनके ख़ानदानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए काफ़ी है। इस पूरे वाक़े में उन लड़कियों के लिए भी एक बड़ी सीख का पहलू है, जिनके वालिदैन उन्हें भरोसा करके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ उम्र भर का रौब बन जाती हैं। इस केस के हवाले से आप क्या कहते हैं? फारूक चिश्ती की सज़ा क्या होनी चाहिए? कमेंट करके आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।